So, hi everyone, welcome to JR College YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, पता है मुझे आप लोग मुझे बहुत दिनों के बाद देख रहे होंगे और ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली हम बना रहे हैं हमारे प्यारे से कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। अब साइंस के स्टूडेंट जो मुझे देखते हो ऑब्वियसली आपको पता है कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ हमने पढ़ा रखा है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे बाकी सब्जेक्ट्स हो। तो आप वो हमारे जो लेक्चर्स है उसको आप देखते रहो, बाकी जो न्यू वीडियोस है वो तो आ ही रही, लेकिन हम बात करने वाले आज के इस वीडियो में कॉमर्स के लिए। अब कॉमर्स का एक बहुत ज़्यादा दिनों से इंतजार था एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है मैथ्स। बहुत सारे कॉमर्स के बच्चे हमें मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि सर आप कॉमर्स का मैथ्स स्टार्ट कर दो। तो इसके बारे में बहुत दिनों से बातचीत चल रही है और मैंने डिसाइड कर लिया था कि हम कॉमर्स के लिए मैथ्स लाएंगे। अब ये जो वीडियो है ये होने वाला है स्पेसिफिकली 11th के लिए। तो जो हमारे प्यारे 11वीं के बच्चे जो इस साल 10वीं पास आउट करके 11वीं में आ गए हैं, तो 11th के बच्चों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है कि बाकी आप लोग को एसपी चाहे ओसीएम हो, बाकी तो आपको गौरव सर दे ही रहे हैं। उसके पहले इकोनॉमिक्स एंड बाकी बीके सब्जेक्ट्स तो हो ही चुका है कंप्लीट, ठीक है। बाकी आप मेन चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे देखोगे तो वहां पे एसपी और ओसीएम पूरा 100% कंप्लीट मिलेगा, तो वहां से भी आप लेक्चर्स देख सकते हो। मतलब कोई चीज की कमी नहीं थी, सिर्फ एक चीज की कमी थी जो कि था मैथ्स। यानी जो बच्चे एसपी नहीं लेते हैं और उनको मैथ्स पढ़ना होता है, तो फाइनली आपका इंतजार होता है खत्म, क्योंकि आज से आपको मिलने जा रहा है 11th स्टैंडर्ड के लिए कॉमर्स का मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो। अब ये जो मैथ्स होते हैं वो जनरल तौर पर देखोगे तो कॉमर्स के अंदर भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होते हैं, तो 2 पार्ट है। अब 2 पार्ट के अंदर भी कई सारे चैप्टर्स है, तो एक अकेला मैं तो यार सब कुछ पढ़ा नहीं सकता, जैसे कि आप जानते होंगे। तो हमारे साथ हमारे सर नौशाद सर प्रेजेंट है इस वक्त, और आप लोग को ये जो चैप्टर है 11th के कॉमर्स का मैथ्स पार्ट 1 का पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है सेट, ये चैप्टर आपको पढ़ाने जाएंगे नौशाद सर। जी हाँ, अब आप सोच रहे हो कि सर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? ऑब्वियसली ये जो पार्ट है सेट, जो पर्टिकुलर चैप्टर अगर आप देखोगे तो ये 9th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा था और उसको मैंने ही पढ़ाया था, लेकिन ये थोड़ा उसका एडवांस लेवल है। तो यहां पे पार्ट 1 के बहुत सारे चैप्टर्स मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, नौशाद सर भी पढ़ाएंगे। पार्ट 2 के जो भी मैथ्स के चैप्टर्स रहेंगे उसमें मैं भी कुछ चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, नौशाद सर भी पढ़ाएंगे। तो ये चैप्टर शुरुआत करने के लिए नौशाद सर रेडी है और हमारे साथ इस वक्त प्रेजेंट है। तो मैं सबसे पहले नौशाद सर को यहां पे बुलाऊंगा, बाकी की चीजें नौशाद सर बोलेंगे, ठीक है, और फिर कंक्लूड करके आज का लेक्चर शुरू करेंगे। तो प्लीज नौशाद सर। तो फाइनली हमारे बीच में नौशाद सर है और नौशाद सर ही इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। मैं जाते जाते बस आप लोग से इतना बोलना चाहता हूं, बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करना। तो जिन्होंने एसपी नहीं लिया था कोई बात नहीं, मैथ्स आपका सब्जेक्ट है, तो मैथ्स के भी आज से लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एकदम डिटेल तरीके से पढ़ाएंगे नौशाद सर, और आने वाले चैप्टर्स मैं भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो लेक्चर्स मिलेंगे, आप लोग बस ध्यान देना और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाई करके अच्छे से एग्जाम देके अच्छे से मार्क्स लाना। बस एक रिक्वेस्ट ये भी है कि प्लीज अपने दोस्तों को, जो भी आपके कॉमर्स के फ्रेंड्स होंगे ना, जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं बट उनको कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो हमारे वीडियोस को जरूर से उनके साथ शेयर करना। तो ओवर टू यू नौशाद सर, प्लीज वेलकम करिए एंड जरूर से आगे लेक्चर्स देखिए, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे मैथ्स पार्ट 1 की। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स के साथ चलने वाले हैं, बहुत बड़ा ही वास्ट सिलेबस है, बट हम लोग धीरे धीरे करके आज थोड़ा स्लो स्टार्ट लेकर हम लोग सारी चीज़ों को समझेंगे। पहली एक्सरसाइज के साथ बढ़ेंगे चैप्टर 1 के। अब यहाँ पर चैप्टर 1 जो है जिसका नाम है सेट एंड रिलेशन, चैप्टर 2 जो आप लोग का फंक्शन होने वाला है, ये दोनों थोड़े थोड़े एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब मैं यह चाहूंगा कि आप लोग इस चैप्टर पर थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान देना, ताकि आप लोग को जो नेक्स्ट चैप्टर फंक्शन वो भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए। छोटा सा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बहुत ही ईजी है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग को छोटी छोटी चीजें सीखने मिल रही है। लेकिन स्टार्ट सेट एंड रिलेशन के साथ होता है, तो इसे जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग कुछ टॉपिक्स बताना चाहता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इंटरवल्स, टाइप्स ऑफ सेट्स एंड ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ये सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। अब क्या होगा कि बहुत सारे डाउट्स आप लोग के मन में रह जाएंगे, तो आप लोग सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी यानी कि 97_मंसूरी पे जाके आप मैसेज करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल भी हिचकिचाना मत, आप मुझे इंस्टाग्राम पे आइए, मैसेज करें, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 1.1 की बात करेगा, 6 क्वेश्चंस देख के कंप्लीट करेंगे। टॉपिक्स क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले सेट को जान लेता है। तो सेट है ना, बहुत ही मतलब एक तरीके से बोला सकते हैं बहुत ही अच्छी चीज है जो अपने को समझनी होती है। 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लेवल अप करेंगे अपना और चीजों को समझेंगे। अब डेफिनेशन की बात करें, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एक कलेक्शन किसका? सेट का। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइडेंटिटीज या फिर ऑब्जेक्ट्स को बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेट लेना चाहता हूं, किस चीज का? एक सेट लेना चाहता हूं कि मेरे पास एक सेट है जो बात कर रहा है हमारे मंथ्स ऑफ द ईयर, इसकी बात कर रहा है। तो ये एक वेल डिफाइंड आइडेंटिटी का सेट बनता है। जैसे जनवरी से लेकर पूरा का पूरा दिसंबर तक अपने पास सारे के सारे मंथ अवेलेबल है।
बात करी जाए हफ्तों की, तो ये हफ्ते के जो डेज है, वीक के जो डेज है, वो भी वेल डिफाइंड क्वांटिटीज की बात करते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, सेट। बात करेंगे आप लोग के 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट की, तो वो भी सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स है आप लोग के एसपी ओसीएम जो भी सारे के सारे सब्जेक्ट्स है, सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, वेल डिफाइंड एंटिटीज यानी कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, सेट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमारे शहर में बहुत सारे सक्सेसफुल बंदे हैं या फिर पर्सन्स हैं, अब उनकी अगर मैं पर्सन की बात करूं कि वेल डिफाइंड आइडेंटिटीज के अंदर आते हैं, तो ये नहीं हो सकता। या फिर मैं बात करूं क्लास के अंदर क्लेवर बच्चों की, तो यहाँ पर ये भी सेट नहीं बन सकती कि वेल डिफाइंड क्वांटिटी नहीं है। क्लेवर का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा, या फिर आप लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अवर स्कूल, तो वहां पर भी आप लोग प्रॉपरली इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो सेट का प्रॉपर डेफिनेशन यही है, वेल डिफाइंड क्वांटिटीज या फिर आइडेंटिटीज, एंटिटीज या फिर ऑब्जेक्ट्स, इसी को बोलते हैं अपन सेट। अब यहां पर मैंने बेसिक से एग्जांपल मतलब एग्जांपल लेने आप लोग को 2-3 बता दिए सेट क्या होता है। अब सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग को याद होगा 9th में आपने पढ़ा, सेट को अपन ऐसे लिखते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, एक सेट ले लेता हूं, जो सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे वोवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपने अल्फाबेटिकल्स में वोवेल्स बहुत सारे होते हैं, 5 होते हैं, जिसमें अपना सबसे पहला आएगा ए, ई, आई, ओ और यू। ये सेट में अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आए, 5। तो सेट के अंदर जो भी चीजें होती है ना, इसके अंदर अपन इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। ये बेसिक चीज आप लोग को पता है, बाकी कुछ भी चीजें रहेंगे तो मैं क्वेश्चन में भी बताऊंगा, लेकिन अभी और भी चीजें अपने को देखनी है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। पहला जो तरीका है आपका रोस्टर फॉर्म। अब आप लोग ने मूवीज मतलब आप लोग ने यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल्स देख रहे होंगे जहां पे चीजों को रोस्ट कर देते हैं। रोस्ट कर देना मतलब पूरी तरीके से भून देना। यहाँ पर रोस्ट करना मतलब भूनना नहीं होगा, यहाँ पर रोस्ट मतलब क्या, सिंपल से इसको थोड़ी अच्छी तरीके से तोड़ के लिखना और ज्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ के लिखना। मतलब मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक। एक सेट ए है जो सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक की बात कर रहा है, तो उस ए सेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, आप लोग को पता है, मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ठीक है, उसके बाद फ्राइडे और लास्ट में सैटरडे के बाद आएगा अपना संडे। इस तरीके से हमारे वेल डिफाइंड एंटिटीज आ गए इसके अंदर, तो इन्हीं को अपन बोलते हैं एलिमेंट्स। अब ये तरीका जो लिखने का, इसको बोलते हैं अपन कौन सा फॉर्म, इसको बोलते हैं अपन, इसी को बोलते हैं अपन कौन सा फॉर्म दोस्तों, इससे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, तो सेट बिल्डर फॉर्म बोलता है भाई मेरे को ना स्टेटमेंट में लिख, स्टेटमेंट में लिख, कंडीशन में लिख, तभी मैं बनूंगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो बेसिक एग्जांपल इसका ये लिख सकते हैं, एक y है, y इज सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर। इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हो, मान लेते हैं कि एक सेट ले रहा हूं y, वो किसकी बात कर रहा है, मंथ ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखना होता है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कोई भी एक वेरिएबल ले लो जो एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। स्मॉल लेटर से अपन एलिमेंट को डिनोट करते हैं और कैपिटल लेटर से अपन सेट को डिनोट करते हैं। तो y/y ऐसे करके पहले लिखना पड़ता है। अब y को डिफाइन करते हो, y इज ए मंथ ऑफ ए ईयर। बस हो गया आप लोग का ये चीज। अब मंथ है तो ये बात कर रहा है मंथ की, किसके मंथ की, ईयर की, मंथ की। तो ईयर हो गया कंडीशन और मंथ अपने महीने की बात कर रहा है। अब वेन डायग्राम क्या होता है, तो किसी भी शेप के अंदर जब भी अपन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं अपन वेन डायग्राम का मेथड। तो मान लीजिए एक मैंने शेप बना लिया, मेरे को ये शेप ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर मेरे को ये शेप अच्छा लग रहा है, तो मैंने ए सेट लेना है, इसके अंदर लिख देना 1 2 और 3, तो ये बन गया मेरा वेन डायग्राम ए का। उसी तरीके से बी को भी बना सकते हो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सारे एलिमेंट्स PQRS, तो इसको बोलते हैं वेन डायग्राम का मेथड। तो ऐसे करके अपने 3 मेथड देख लिया, पहला कौन सा, रोस्टर मेथड, दूसरा सेट बिल्डर मेथड और तीसरा हमने देखा वेन डायग्राम का मेथड। सबसे इजीएस्ट वे होता है रिप्रेजेंट करने का वेन डायग्राम, कुछ नहीं सोचने का, और इससे हम लोग को सारी चीजें समझ में जल्दी आ जाती है। तो वेन डायग्राम का मेथड आप लोग को हमेशा याद रखना, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरवल्स की। तो बहुत सारे इंटरवल्स हम लोग को यहाँ पर देखना है। पहले देखना है अपने को ओपन इंटरवल। अब इंटरवल होता क्या है, चलो मूवीज में जो होता है ना बीच में थोड़ा सा गैप मिलता है, वो एक इंटरवल है, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है हमारे इंटरवल्स जो हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके ऊपर 2 चीजें पकड़ता हूं, मान लेते ए यहाँ पर कहीं पर आ रहा है और बी यहाँ पर कहीं पर आ रहा है। अब ए और बी के पीछे बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, आप काउंट भी नहीं कर सकते इतने एलिमेंट्स आ रहे होंगे, अपन अज्यूम कर लेते हैं। अब बात करते हैं ओपन इंटरवल की। तो ओपन इंटरवल क्या बात करेगा, ए से बी के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे, ए से बी के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे रहेंगे उनको बोलेंगे अपन, उसको अगर अपन इंक्लूड करेंगे तो उसे बोलेंगे ओपन इंटरवल। अब उसे रिप्रेजेंट कैसे करना है, देखो बहुत सिंपल है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन ये करली ब्रैकेट के साथ, इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, लेकिन अपन इसको करली ब्रैकेट नहीं बोलेंगे, इसको सर्कुलर ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करता है। अब ये वैल्यू कहां से कहां तक रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ए और बी के बीच में जितने वैल्यू होंगे, मान लो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबके सब वैल्यूज को इंक्लूड करेगा, मगर ए और बी की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा।
तो ओपन इंटरवल का मतलब यही होता है कि जो भी वैल्यू ए से बी के बीच में आती है उन्हीं को अपन बोलते हैं ओपन इंटरवल। अब इसे एक और तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, मान लो कि x जो है ना एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x बात करेगा a से लेकर b तक के सारे एलिमेंट के बीच की वैल्यूज, सारे एलिमेंट्स, बट a और b को इंक्लूड नहीं करेगा। तो दो तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को मैं यहां पर एक और तरीके से क्लोज इंटरवल को लिखता हूं। क्लोज इंटरवल में अपन बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अब क्लोज इंटरवल बात करेगा सारे एलिमेंट्स की a से b के बीच में, लेकिन एक और चीज की बात करेगा, भाई a और b को भी इंक्लूड कर लो, मतलब यहां से लेके पूरी यहां तक की जितनी वैल्यू रहेगी इंक्लूडिंग a एंड b वो भी इंक्लूड करेगा। अज्यूम करते हैं इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो हम लोग a के साथ सारे एलिमेंट a 1 2 3 4 5 6 और b ये सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो ये हो जाएगा a, b, और इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक और तरीके से, कैसे, a x और b लिखो। अब a भी इंक्लूड है इसलिए यहां पर x इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू a एंड x इज लेस देन एन इक्वल टू b, इस तरीके से रीड किया जाता है। अब बात करते हैं सेमी क्लोज इंटरवल, तो ये भी कुछ इसी तरीके से होगा। सेमी क्लोज में क्या होगा, एक तरीके से क्लोज एक तरीके से ओपन, और सेमी क्लोज मैंने शायद 2 बार लिख दिया, तो यहां पर एक जगह सेमी ओपन आएगा, एक जगह पे क्या आएगा, सेमी क्लोज। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सबसे पहले सेमी ओपन इंटरवल और यहां पर लिख देता हूं सेमी क्लोज ओपन इंटरवल। अब सेमी ओपन इंटरवल की बात करी जाए तो इसमें क्या होता है इसको पहले समझते हैं। ये भी बहुत सिंपल होता है। सेमी ओपन इंटरवल में क्या होगा कि एक साइड की वैल्यू इंक्लूड करी जाएगी और दूसरी साइड की नहीं करी जाएगी। तो इसे फटाफट से यहां पर देख लेते हैं सेमी ओपन इंटरवल को। ये क्या होता है कि सेमी ओपन इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सेमी ओपन बोला हुआ मतलब एक साइड से ओपन करना और एक साइड से क्लोज। तो बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, एक साइड की वैल्यू इंक्लूड करेंगे, एक साइड की नहीं करेंगे। अब ओपन की बात करें तो पहले वैल्यू इंक्लूड कर लेंगे, बाद में अपन ओपन कर देंगे। उसी तरीके से सेमी क्लोज बोला हुआ है तो मतलब पहले अपन यूज नहीं करेंगे, बाद में अपन इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहां पर देखा जाए तो यहां पे b इंक्लूड नहीं होगा, a इंक्लूड होगा। a से लेके जितने एलिमेंट रहेंगे 6 तक, मान लेते हैं a और b के बीच में 1 2 3 4 5 और 6 आ रहा है, तो a से लेके 6 तक सारे आएंगे लेकिन b नहीं आएगा इस केस में। और इस केस में 1 से लेके b तक सारे आएंगे लेकिन a नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो इसे रिप्रेजेंट अपन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका ये है, इस तरीके से करेंगे। अब a इंक्लूड हो रहा है इसलिए यहाँ पे a की जगह पे इक्वल टू, और b नहीं हो रहा है यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा। और इसे क्या लिखेंगे, x ए बी लिखूंगा, कौन सा इंक्लूड हो रहा है, बी हो रहा है इसलिए बी के यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। तो ये सब तरीका है एक तरीके से लिखने का। अब बात करते हैं सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ग्रेटर देन ए। मतलब एक वैल्यू अपन ले ली ए ग्रेटर देन ए, ओके, ग्रेटर देन ए की बात कर रहा है तो सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ग्रेटर देन ए। ए से सारे एलिमेंट जितने भी ए से बड़े सारे के सारे एलिमेंट अपन इंक्लूड करने वाले हैं। अब ए से बड़े एलिमेंट मतलब क्या होगा, ए से लेकर पूरा इंफिनिटी तक जाने वाले अपन। अब ऑल रियल वैल्यू ग्रेटर देन ए मतलब ए को इंक्लूड नहीं करना, तो क्या करेंगे अपन, ए से लेकर कहां तक जाएंगे, पॉजिटिव साइड मतलब क्या आएगा, इन्फिनिटी साइड में। तो ए से लेकर इन्फिनिटी तक जाने वाला। अब आप लोग को पता नहीं चाहिए इन्फिनिटी की वैल्यू अपने को पता नहीं होती, तो इन्फिनिटी को अपन इंक्लूड नहीं कर सकते। यहाँ पर हमेशा इन्फिनिटी के बगल में कैसा ब्रैकेट आता है, ये सर्कुलर ब्रैकेट आता है। अब बात करते हैं सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू लेस देन बी, तो सेम तरीके से लिखेंगे लेस देन बी, तो पहले बी लिखेंगे और बी की ये साइड जाना है, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर बी तक। अब लेस देन बी को इंक्लूड नहीं करना है, दैट मीन्स ऐसा कुछ आने वाला है और इस तरीके से ये लिखा जाएगा। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। एक और तरीका ये है कि x क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन a और क्या आ जाएगा, लेस देन इन्फिनिटी। अब a इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इस इक्वल टू को यहाँ से हटा दो। अगर इंक्लूड होता तो अपन लेस देन और इक्वल टू डालते हैं। बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम क्या लिखेंगे, x जो है ना यहाँ पर क्या आने वाला है, माइनस इन्फिनिटी ये साइड आएगा और b साइड आएगा, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर b इंक्लूड नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या नहीं लगाएंगे, इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाएंगे। अब बात करते हैं सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, तो इसे कैसे लिखेंगे, ऑल रियल वैल्यू मतलब सारी के सारी वैल्यूज, तो वो आएगा हमारे माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। अब बात करते हैं हमारे ब्रैकेट की, तो ब्रैकेट सर्कुलर आ रहा है, ठीक है। अब सर्कुलर ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू हमें पता नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट डाला हुआ। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो कि एक्स हमारा एलिमेंट है, वो कहां से आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक आएगा। अब इन्फिनिटी तो इंक्लूड नहीं किया जा सकता इसलिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं डाला जाएगा। तो ये था आप लोग का इंटरवल और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। इसको आप लोग फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इन्हें देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेट है हमारे पास। एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना आ रहा हो उन्हें बोलेंगे एम्प्टी सेट। और मान लेते हैं एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरीके से। इसमें कुछ भी नहीं बनाना है, ना ही जीरो भी नहीं लिखना है। आप लोग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर जीरो लिख देते हैं। जीरो भी एक एलिमेंट होता है और जीरो लिख दिया मतलब उसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा, तो वो एम्प्टी सेट नहीं रह जाएगा। एक तो आप लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप लोग इसे नल इस लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बोला जाता है नल, नल यानी नथिंग।
ओके, सिंगलेटन सेट ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है। मान लो मैं एक सेट लेता हूं बी, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, मान लो 0 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है या 2, कोई भी एक एलिमेंट आ रहा है, तो उसे बोलेंगे अपन सिंगलेटन, नाम में छुपा हुआ सिंगल सेट। तो सिंगलेटन सेट ये हो जाएगा। फाइनाइट सेट ऐसा सेट है जिसको जिसे फाइंड आउट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ले लो, एक सेट ले लेते हैं अपन, एक सेट ले लेते हैं और अपन इसके अंदर लिखते हैं ऑल डेज ऑफ मंथ या फिर ऑल डेज ऑफ वीक। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये सारे वैल्यूज को अपन फाइंड कर सकते हैं। तो ये सेट कैसा होगा, फाइनाइट। और इनफाइनाइट सेट की बात करी जाए तो मैं एक सेट ले लेता हूं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल, सारे के सारे नेचुरल नंबर को अपन लिख लेते हैं। एक सेट है जो हमारे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मान लेते हैं एक सेट ए है, वो रिप्रेजेंट कर नेचुरल नंबर को, उसमें 1 2 3 4 और कहां तक जाने वाला है, ये इन्फिनिटी तक जाने वाला है। तो ये कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलेटन, एम्प्टी सेट, सारे सेट आप लोगों को क्लियर हो गए। सब इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट की इक्वलिटी ऑफ सेट क्या होता है, बहुत सिंपल है। अब आप लोग को इसको समझना पड़ेगा एक चीज के साथ जिसे बोलते हैं आप सेट। तो मैं एक एग्जांपल, मान लेते हैं एक ए सेट है मेरे पास, इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 लिख दिया, और एक बी सेट लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया 2 3, उसके बाद क्या लिख दिया मैंने 1 लिख दिया। अब आप लोग देखो, आप लोग ही देखो, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो बोलूंगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसे बोला जाता है सबसेट। उसी तरीके से बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, हाँ आर बिल्कुल आ रहे हैं, तो इसे लिखूंगा बी इज सबसेट ऑफ ए। जब ऐसा कंडीशन बनता है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो उसे बोलेंगे इक्वलिटी ऑफ सेट। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट, तो इसमें बहुत सिंपल सी चीज है। मान लो एक सेट है मेरे पास ए जिसके अंदर आ रहे हैं 1 2 3 4, और दूसरा सेट है मेरे पास बी, उसके अंदर आ रहा है ए बी सी डी आ रहा है। अब मुझे बता नंबर ऑफ ए कितने आ रहे हैं 4, और नंबर ऑफ बी कितने आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं 4। तो जब दोनों का काउंटिंग इक्वल होगा, जब दोनों के एलिमेंट से काउंटिंग क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वैसे सेट को बोलते हैं अपन इक्विवेलेंट सेट। अब सबसेट का मतलब तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया, यहां पर जो आप लोग को पहले से पता था, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या होता है कि ए के अंदर जितने एलिमेंट है, अब मैं बताता हूं ए के अंदर में एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो यहां पर एक और एग्जांपल, तो ए है मान लो मेरे पास है 1 2 3, और बी मेरे पास है 1 2 3 4। अब आप लोग देखो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बट बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं आ रहे, तो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, तो यहां पर क्या आएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब बात करते हैं सुपर सेट ऑफ सुपरसेट। सुपरसेट मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हो, लेकिन ऐसा एक सेट और हो जिसके मतलब, जैसे कि एग्जांपल ए ले लेता हूं, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, दैट मींस बी इज व्हाट, सुपर सेट ऑफ ए। और बी के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट जो होना चाहिए वो क्या नहीं आना चाहिए, इसमें ए में नहीं आना चाहिए। यहां पर देखा जाए तो 4 जो है ना वो बी ए में नहीं आ रहा है, तो मतलब मैं ये कहूंगा कि बी इज व्हाट, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। अब बात करते हैं प्रॉपर सेट की, तो जैसा सेट जो एग्जिस्ट करता है उसे बोला जाएगा प्रॉपर सेट। ये सारी चीजें सिंपल है, बहुत इजी होता है, और मेरे हिसाब से बताना इतना यूजफुल नहीं। यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। अब यूनिवर्सल सेट तो सबको पता है कि सेट ऑफ, एक ऐसा सेट जो सबका पिता हो, पप्पा हो, या फिर जो भी आप लोग आपके लैंग्वेज में बोल दो, ऐसा सेट जिसके अंदर की सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हो। मतलब मान ले मेरे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, एक सेट है सी। ए के अंदर आ रहा है 2 3 5, और बी के अंदर आ रहा है हमारा 4 5 6, और सी के अंदर आ रहा है हमारा आ रहा है 7 और 8 आ रहा है। तो एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर ए बी सी सारे एलिमेंट आते हैं, और उसके अलावा उसके पास खुद के भी कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। मान लो कि एक्स मेरा क्या है, एक्स या फिर यू, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये एक तो यू से रिप्रेजेंट करो या तो एक्स है, तो 1 2 3 4 लिख दिया मैंने, 5 6 7 8 लिख दिया, और 9 10 ये जो भी मैंने लिख दिया। अब आप लोग नोटिस करो ए बी सी सारे के सारे एलिमेंट एक्स के अंदर आ रहे हैं, मैं बोलूंगा एक्स इज व्हाट, यूनिवर्सल सेट। तो एक्स को हमेशा यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा क्योंकि वो सबका पिता होगा, पप्पा होगा, जो भी आप लोग बोल दो, डैडी होगा। अब बात करते हैं पावर सेट। अब मान लो कि एक सेट है मेरे पास ए जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स आ रहे ए और बी, तो पावर सेट ऑफ ए मुझे लिखना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, बहुत सिंपल है, इसको अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो पहला मैं अज्यूम करूंगा उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं, तो पहला बन जाएगा 5, या फिर एम्प्टी सेट भी आप लोग लिख सकते हैं। मान लो कि फिर दूसरा है ए, तीसरा हो जाएगा बी, चौथा हो जाएगा ए कॉमा बी। तो इसको इस तरीके से मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं, तो इससे बोला जाएगा पावर सेट ऑफ ए। तो इसे अलग अलग तरीके से तोड़ना, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना इज व्हाट, पावर सेट। तो मेरे हिसाब से ये भी आप लोग को समझ में आ गया रहेगा।
अब कुछ ऑपरेशंस हैं जो आप लोग ने थोड़े बहुत सीखे हुए हैं। मान लो अपन देखते हैं ऑपरेशन ऑन सेट ए। सेट पहला कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो मान लो ए सेट दिया हुआ मुझे 1 2 3 दिया हुआ है, और मुझे एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, मुझे निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए के कॉम्प्लीमेंट को अपन डैश से डिनोट करते हैं, ये आपको पता है। तो ए के अंदर जो एलिमेंट है उसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट को देखना, वो बाकी एलिमेंट लिख देना। तो वो कौन से बचेंगे? 4 और 5। बहुत सिंपल है। यूनियन मतलब क्या? मान लो कि एक सेट है ए, इसमें लिखा मैंने 1 2, दूसरा सेट है बी जिसमें लिखा मैंने 4 5, और मुझे बोला हुआ है कि ए यूनियन बी निकालो। तो ये जो बीच में यू जैसा लेटर बना है उसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन करना मतलब क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, हम लोग ने यूनियन बना लिया हुआ है, हम कंबाइन होकर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1 2 4 और 5, ये बन जाएगा मेरा ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन बात करते हैं कॉमन पार्ट की। तो मान लो मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3, और दूसरा सेट है मेरे पास बी, मैं लिख दिया 3 4 5। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं। अब आप लोग नोटिस करो दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 3, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोग को पता होना चाहिए। इंटरसेक्शन का लेटर ये है जो आप लोग ने 9th में भी पढ़ा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी सबको पता है, ए इंटरसेक्शन है। तो ए इंटरसेक्शन क्या करेगा? सबसे पहले बी के पास जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। यूनियन बाजू में, तो ये बन जाएगा एक ब्रैकेट। अब ए इंटरसेक्शन जाएगा सी के पास, तो ए इंटरसेक्शन सी। तो हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं और इस चीज को ऐसे, इसी को बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। सेम चीज आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी डी मॉर्गन्स लॉ, जो आप लोग को क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट सबको बांट दो। सबसे पहले ए के पास जाएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन, और यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट। सेम चीज यहाँ पर ए के पास जाएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनियन, और यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप लोग सिमिलरली ये सारी चीजों को आप लोग अच्छे तरीके से नोट करके लिख लीजिए। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। तो मान लो मेरे पास दो सेट से, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। मान लो ए के अंदर लिखा मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया। दूसरा सेट है बी, बी सेट के अंदर मैंने लिख दिया क्या लिख देंगे हम लोग? 4 5 6 7 और 8। अब मुझे बोला a माइनस बी निकालो। तो a में से b को माइनस करना, मतलब a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं और b के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन दोनों को माइनस करके लिखना है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, खुद तो किसके एलिमेंट्स लेके? दोनों को लिखने पड़ेंगे बच्चे वाले, राइट? बिल्कुल नहीं, हमें लिखना होता है हम लोग किस में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं? a में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो a के एलिमेंट देखो, क्या a में 4, हाँ a में 4 आ रहा है, 4 कैंसिल हो जाएगा। b और क्या आ रहा है? a में 5 आ रहा है, तो a 4 और 5 कैंसिल हो जाएगा। अब a के अंदर क्या बच गया? 1 2 3, तो यहाँ पे लिखो 1 2 3। अब क्या बचे हुए b के एलिमेंट्स भी लिखने हैं? बिल्कुल भी नहीं, b के एलिमेंट्स हमें नहीं लिखने होते। a माइनस बी मतलब होता है a में से b को निकालना। तो इस तरीके से हमारा a माइनस बी आ जाएगा। अब बात करूं b माइनस a की, तो सेम वही। अब देखो b के अंदर 4 5 और a के अंदर 4 5 कॉमन है, कॉमन कॉमन कैंसिल, जो b के अंदर बच जाएगा वो लिखा जाएगा, a के एलिमेंट्स इसमें नहीं लिखे जाएंगे। अब सिंपल इसको अगर आप लोग को मैं इवेंट डायग्राम के मदद समझाना चाहूं, तो मान लो कि ये है मेरा a और ये है मेरा b। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट, ये पूरा कंबाइंड पार्ट को बोलते हैं अपन a यूनियन b। ठीक है, क्या बोलते हैं? a यूनियन b। ये जो बीच का पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये पूरा का पूरा a है और ये पूरा का पूरा b है। तो ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, चलो इसको समझते हैं ये क्या है। तो इसे बोला जाएगा a माइनस बी, और इसे बोला जाएगा b माइनस। समझ में आया? a में से b के पार्ट को निकाल देना इज व्हाट a माइनस बी, और b में से a के पार्ट को निकाल देना इज व्हाट b माइनस है। ठीक है, और जब a माइनस बी b माइनस a को अपन जब यूनियन करते हैं ना, a माइनस बी और b माइनस a को अपन यूनियन करते हैं, तो a माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट यूनियन b माइनस ए, जब अपन इसको यूनियन करते हैं तो उसे बोला जाता है a ट्राइंगल b। बहुत सिंपल सी चीज है जो आप लोग को ये भी कभी कभी यूज में आ सकती है, इसे भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप लोग ने पहले भी पढ़ी हुए। नंबर ऑफ a यूनियन b इज व्हाट? नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b प्लस नंबर ऑफ a यूनियन b। अब उसी के साथ साथ मान लो कि a और b डिसजॉइंट है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब a यूनियन b का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b। नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ a, और नंबर ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ b हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो ये भी एक फॉर्मूला है जो बहुत ही काम आने वाला है आप लोग को, तो इसे भी अच्छे तरीके से नोट कर लो। नंबर ऑफ a यूनियन b यूनियन c, मान लो 3 सेट्स हैं, तीनों का अपने को यूनियन निकालना, मतलब कैसा? मान लो 3 सेट है, एक a सेट है, b सेट है और c सेट्स है, तो हम लोग को इनका यूनियन निकालना, तो क्या हो जाएगा? इनका पूरा कॉम्बिनेशन निकालना है। वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b प्लस नंबर ऑफ c माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c
प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो पार्ट होगा ना ये इंटरसेक्शन बी होगा, ये जो पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन सी होगा, और ये पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी होगा, और ये बी इंटरसेक्शन सी होगा। जो बीच का जो छोटा वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो आप लोग को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा यहाँ पर, इस पार्ट को बोलेंगे नम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो उसे हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, कैसे होता है, वो आप लोग डेरिवेशन में देख सकते हैं, फिलहाल वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला आप लोग लर्न करके रखिए। और भी दो फॉर्मूले हैं, जैसे कि आप लोग को मान लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ, वो आप लोग का यूनिवर्सल सेट है एक्स। अब आप लोग को दिया हुआ है पी, नंबर ऑफ पी दिया हुआ है, और आप लोग को बोला नंबर ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो सीधी बात है नंबर ऑफ पी प्लस नंबर ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट हमेशा नंबर ऑफ एक्स होगा। सिंपल सी बात है, तो आप लोग ये रिलेशन का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ पी या फिर नंबर ऑफ पी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। वो ये चीज आप लोग इन सारी चीजों को देख लेना और आगे बढ़ते हैं अपन। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आगे रहेंगी। हाँ, और ये यहाँ पर है पावर ऑफ सेट ऑफ ए की बात करें, अगर मान लो नंबर ऑफ ए हमारे पास है m, तो नंबर ऑफ पावर ऑफ ए हो जाएगा 2m, मतलब पावर में m आ जाने वाला। मान लो यहाँ पे 6 लिख दो तो 2 आ जाएगा, जैसा आप लोग को समझना है आप लोग इसे समझ के लिख सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें जो आप लोग को पता होनी चाहिए, सारी की सारी बेसिक चीजें मैंने यहाँ पर क्लियर करवा दी। अब बात करें कुछ क्वेश्चंस की, तो फटाफट से उन्हें देखते हैं और कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग के एक्सरसाइज में है वो क्या है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म x/x इज अ लेटर ऑफ वोवेल्स इन मिराज। पहली बात तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कभी भी अपन सेट लिखते हैं ना, सेट के अंदर कभी भी कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। तो मान लो पहला मैं लिख रहा हूँ, पहले का आंसर, फर्स्ट का आंसर, तो एक सेट लिया मैंने ए, अब ए के अंदर मैं एलिमेंट्स लिखने वाला हूँ। अब एम मैरिज है, सॉरी मिराज नहीं मैरिज है, तो एम आएगा, ए आएगा। आप देखो, आप लोग देखो आर जो 2 बार आ रहा है, तो मैं उसे एक ही बार लिखूंगा, 2 बार लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, उसके बाद जी आएगा, और उसके बाद देखो ए 2 बार हो गया, तो इस ए को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, जी हो गया, और उसके बाद ई हो गया। अब देखो यहाँ पर एम एक बार हुआ, ए एक बार हुआ, आर एक बार, आई हुआ, जी एक बार, 2 बार ए आ रहा है, तो एक ए को मुझे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, और जी और ई आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 2 में क्या बोला हुआ है, मैं अज्यूम करता हूं बी सेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2 को। तो x इज इंटीजर, जहां पे उसकी वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है, -1/2 से -9/2। अब इसे समझना है तो आप लोग एक नंबर लाइन बना लो। -1/2 का मतलब होता है -0.5, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, और 9/2 मतलब होता है 4.5, तो 4.5 यहाँ पे और यहाँ पर आएगा 5। सिंपल सी बात है, हमें क्या लिखना है, इंटीजर्स लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई, इंटीजर्स। तो आप लोग सोचो -0.5 से लेके -4.5 के, सॉरी +4.5 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं। तो आता है पहला 0 इंटीजर है, 1 2 3 और 4। तो आंसर कितना है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 और 4। बात करते हैं थर्ड वन की, इसमें क्या बोला हुआ है, x/x जो है ना वो नंबर को रिप्रेजेंट करे 2 टाइम्स है, जहां पे n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक ही बात कर रहा है 2 × n। तो n अपने पास कितने नेचुरल नंबर बोले नहीं हुए, तो ये सेट हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा C एक सेट है जो मेरे इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेगा। 2 × 1 हो जाएगा 2, 2 × 2 हो जाएगा 4, 2 × 3 हो जाएगा 6। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट नंबर तक जाता है। तो इसे डॉट 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 मार के अपन इधर पे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। तो ये सेट कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। सिंपल है ये। तो अब आपने पहला क्वेश्चन देखा, सेट क्या होता है, जहां पे अपन क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं, और एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा कि हमारा इंटीजर की बात कर रही है, तो पॉइंट के बीच में जो इंटीजर्स आते हैं उनके बारे में लिखना है। तो -0.5 से लेके 4.5, मतलब -1/2 से लेके 9/2 के बीच में जितने इंटीजर्स आ रहे हैं वो अपने को लिखने होंगे, तो वो अपने लिख दिया। अब ये बात कर रहा है हमारे 2n की, x क्या है, एलिमेंट से जो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 टाइम्स n, और n बिलोंग कर रहा है मेरे नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पर n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। तो पहले 1 पुट करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे, 2 2 4, और चलता चला जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट सेट तक। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब उसे रोस्टर फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन हमें इसे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म बहुत बड़ा, तो 30 मार्क का नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें जो इसे हम लोग अभी देखेंगे। अब आप लोग पहले क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं सेट को नाम देता हूं A। अब A सेट के अंदर क्या आ रहा है, एक एलिमेंट आ रहा है जो कि क्या है, 0 है। अब 0 को जरा ध्यान से देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। 0 क्या है, 0 एक नंबर है, जो सबसे पहली बात तो होल नंबर है। बट 0 एक नंबर है जो क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। इस चीज को समझना बहुत ही सिंपल सी चीज है। 0 क्या है, इज ए होल नंबर, बट होल नंबर, बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है।
तो अब इसे लिख देंगे हम लोग हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, ए के अंदर लिखेंगे एलिमेंट x स्लैश x बिलोंग करता है मेरे होल नंबर को। अब लिखना पड़ेगा कॉमा मार के कंडीशन। देखो पहले क्या लिखा x स्लैश मार के x के लिए लिखा x इसको बिलोंग करता है होल नंबर को। अब लास्ट में लिखना पड़ेगा जो x इसको नहीं बिलोंग करता है। तो x नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, x इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, हमारे होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। बिलोंग किसको नहीं कर रहा, नेचुरल नंबर को। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बात करते हैं सेकंड वन की। सेकंड वन भी बहुत सिंपल है, अगर आप लोग इसे समझेंगे तो बहुत ईजी है। इसे मैं पहले ना यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, बी लिखता हूँ इसको। बी के अंदर क्या है, 0 है, प्लस माइनस 1 है। क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस, और कुछ है नहीं है, प्लस माइनस 3 तक ही है। अब क्या करूंगा, इसे मैं यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना बहुत आसान होता है। तो पहले देखो 0 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 है क्या, ये इंटीजर्स है। तो अगर मैं इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो 0 इधर आएगा, 1 यहाँ पर, माइनस 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, माइनस 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, माइनस 3 यहाँ पर, 4 तो है ही नहीं भाई, 3 तक ही जाना है अपने को। ओके, तो यहाँ तक अपने को यहाँ पर लिखना है। अब आप लोग नोटिस करो, मैं इसे अगर लिखना चाहूँ, मेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, -3 से लेकर 3 तक जाने वाली, बराबर है। तो चलो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बी मेरा एक सेट है जहाँ पे जो एलिमेंट्स है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स लेटर के साथ। अब एक्स जो है उसको अपन यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक आ रहा है वो सबसे पहले वो देख लो। अब देखो सबसे पहले एक्स बिलोंग किसको करता है, जैसे यहाँ पर हमारा एक्स बिलोंग कर रहा था होल नंबर को, तो यहाँ पर हमारा एक्स बिलोंग कर, देखो प्लस नंबर भी आ रहा है, माइनस वाला नंबर भी आ रहा है, और साथ में 0 भी आ रहा है। तो प्लस माइनस और 0 ये क्या नंबर्स होते हैं, ये होते हैं इंटीजर। तो इंटीजर को अपन लिखते हैं कैपिटल Z के साथ। अब बात करते हैं कंडीशन की। कंडीशन आप लोग देखो, हमारा वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है वो लिखना है। तो हमारा x का जो वैल्यू है ना वो जा रहा है -3 से लेके +3 तक। अब क्या -3 और +3 इंक्लूड हो रहा है, बिल्कुल इंक्लूड हो रहा है। यहाँ पर इक्वल टू भी आ जाएगा, बी वाला हो गया। अब सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोग को थर्ड वन में आती है। थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल होता है। तो थर्ड को सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ सी, यहाँ पर क्या लिखूंगा 1/2, यहाँ पर 1 क्या लिखना है, 1/2 के बाद 2/5, 3/10, 4/17, उसके बाद 5/26, उसके बाद 6/37 और उसके बाद 7/50। ये सारे एलिमेंट्स दिए हुए। चलो कुछ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, मतलब इनके सारे नंबर्स के ऊपर, एलिमेंट्स के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो पहला जो नंबर है वो मेरा 1/2 है। क्या ऊपर और नीचे कुछ रिलेशन बना, चलो देखते हैं। 1/2 को अपन कैसे लिख सकते हैं बाद में, इसको मैं यहाँ पर तोड़ने की कोशिश। 2/5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, और 3/10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। 3 नंबर को देखूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखा जाए तो ऊपर में लिखता हूँ सिर्फ 1, 2 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 1 + 1 में कर सकता हूँ। उसी तरीके से ऊपर में लिखता हूँ 2 और 5 को ब्रेक कर सकता हूँ 4 + 1 में। इसको लिखता हूँ मैं 3 और इसे लिख सकता हूँ 9 + 1 में। 1 को मैं लिख सकता हूँ, ये 1 का स्क्वायर + 1 लिख सकता हूँ। इसे मैं 2 का स्क्वायर, सॉरी ऊपर में 2 ही रहेगा, नीचे में मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर + 1 लिख सकता हूँ, और 3 यहाँ पे लिखूंगा 3 का स्क्वायर + 1। तो आप लोग नोटिस करो यहाँ पर क्या बन गया, एक फॉर्मूले जैसा बन गया। सिंपल देखा जाए, जब अपन n पुट कर रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर मैं n लिखता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या रिलेशन मिलेगा, n का स्क्वायर + 1। अब पुट करके देख लो 7/7 का स्क्वायर + 1, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 + 1 कितना हो जाएगा 50। तो हमें यहाँ पर कितना मिलना चाहिए 7/50, तो बराबर हम लोग को 7/50 मिल रहा है। तो हम लोग ये सारे कंडीशन में इस चीज को अप्लाई करके रख सकते हैं। अब चलो इसे रिप्रेजेंट किया जाए हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सी क्या हो जाएगा, x/x। अब x क्या है, x हमारा इक्वल होने वाला है किसको, n/n² + 1। ठीक है, सही है यहाँ तक, क्या होने वाला है। अच्छा, इसको यहाँ पर बीच में आप लोग पहले कंडीशन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाने वाली, तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ से 0 से स्टार्ट होगी, और कहाँ तक जाने वाली है 0 से स्टार्ट होगी, सॉरी 0 से नहीं स्टार्ट होगी। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, n की वैल्यू स्टार्ट होने वाली 1 के साथ, और कहाँ तक जाने वाली 7 तक। क्या 1 और 7 भी इंक्लूड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और जहाँ पे n बिलोंग करता है हमारे इंटीजर को, तो अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। सॉरी, इंटीजर को भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग होल नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा, नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग के सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हैं। ये था आप लोग का सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए, और मेरे हिसाब से बेसिक चीजें आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगी। फिर भी इसमें कोई दिक्कत रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। हाँ दोस्तों, चलो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की।
तो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, इफ a इक्वल टू एक्स स्लैश एक्स 6x स्क्वायर एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0 और b की वैल्यू हमें दी हुई है और साथ ही साथ c की भी वैल्यू हमें दी हुई है। तो हम लोग को यहाँ पर कंडीशन दे दी 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15 और यहाँ पर दिया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 और यहाँ पर भी कुछ तो भी दिया हुआ। हमें क्या करना है, पहले a के वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, हम लोग a के लिए हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 6x स्क्वायर एक्स माइनस 15 और यहाँ पर बोला हुआ x जो है ना इसके रूट्स है, मतलब इसे सॉल्व करोगे x की जो भी वैल्यूज आएंगी वो इसके अंदर x की वैल्यूज आने वाली है। अब सॉल्व करना बहुत इजी होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो हो जाएगा 90। 90 को दो पार्ट में स्प्लिट करना, पहला सिंबल लिखो प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो दो नंबर ऐसे को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 90 और सब्ट्रैक्ट करने पे भी कितना मिल जाएगा हमें 1। तो देखते कितना आ जाएगा, क्या 10 9 से 90 होता है, बिल्कुल। यहाँ पे देखो 10 9 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10x माइनस 15 इक्वल टू 0। कॉमन निकालूंगा तो यहाँ मिलेगा 2x और यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 5। यहाँ पर क्या बचेगा, -3 को अगर मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ पर क्या बचेगा x और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों में देखा जाए तो 3x प्लस 5 3x प्लस 5 को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। जैसे ही मैं 3x प्लस 5 को बाहर लेता हूं तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 2x और यहाँ मेरे पास बचेगा -3। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक बार x की वैल्यू मिल जाएगी -5/3। सॉल्व कर लो, बहुत इजी आपने किया हुआ है। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3/2। इक्वेट करो दोनों को 0, सॉल्व करो, आप लोग को यही मिलने वाला है। अब x की जो वैल्यूज आ गई वो पुट करेंगे अपन सेट a के अंदर। तो a के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, पहला एलिमेंट होगा -5/3 और दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 3/2। तो ये आप लोग का था सेट a। बात करी जाए बी सेट की, तो बी सेट भी आप लोग सेम तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे सॉल्व करना होगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो यहाँ पर इसे भी सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 6 को दो पार्ट में तोड़ते हैं। पहला क्या है माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर बचना चाहिए 5। सब्ट्रैक्ट करने पे 5, मल्टीप्लाई करने पे 6, तो 6 बन जाए 6 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे 2x तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, कॉमन निकालेंगे 1 तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 3। दोनों में से अगर मैं x माइनस 3 को कॉमन निकालू तो यहाँ मेरे पास पहले वाले टर्म में बच जाएगा 2x और यहाँ पे बच जाएगा +1 इक्वल टू 0। अब दोनों ही चीज को 0 के साथ इक्वेट करते हैं। तो एक बार x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3 और एक बार मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। तो यहाँ पर बी सेट के अंदर क्या क्या आ गया हमारे पास, एक बार 3 आएगा और दूसरा क्या आ जाएगा -1/2। चलो बात करते हैं सी की। अब सी को भी फटाफट से निकाल लेते हैं। सी भी देख लो क्या दिया हुआ है हमें। तो सी के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, क्या है वो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 होगा। पहला सिंबल है माइनस 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 प्लस और माइनस प्लस माइनस, सिंपल। अब क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें इसे सिंप्लीफाई करने की देरी और ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल चीज होने वाली है। 6 को दो पार्ट में तोड़ना सस्ता है, तो उन लोगों को मल्टीप्लाई करने पे हमें 6 मिलना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलना चाहिए 1। तो 3 2 होने वाला है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन है x, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3, इसमें कॉमन है 1, बचेगा 2x माइनस 3। दोनों में से अगर 2x माइनस 3 को अगर मैं कॉमन निकालू तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा +1 इक्वल टू 0। अब इक्वेट करता दोनों को 0 के साथ। तो एक बार x की वैल्यू मिल जाएगी 3/2 और दूसरी बार x की वैल्यू मिल जाएगी -1। मतलब c के अंदर एलिमेंट्स क्या आ गए 3/2 एंड -1। ये मिल गया मुझे a b और c। चलो आपके सामने a है, b है और आपके सामने क्या है c b है। तो अगर आपके पास a b c है तो आप लोग क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, a यूनियन b यूनियन c, ये निकालना है। मतलब a b और c को हमें कंबाइन करना है। तो देखते हैं a के अंदर कितना -5/3 3/2। तो सबसे पहले लिखता हूं -5/3 3/2। उसके बाद b के अंदर क्या है 3 -1/2 3 -1/2। इसके अंदर क्या है 3/2 और -1। लेकिन देखिए 3/2 तो पहले से आ गया हुआ है, हम लोग कभी भी सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते, तो 3/2 यहाँ पर नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा, हम सिर्फ -1। तो इस तरीके से हमारे a यूनियन b यूनियन c के अंदर कितने एलिमेंट्स आ गए 5। बात करिए सेकंड क्वेश्चन की, तो वो क्या है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो इसे भी देख लेते हैं। अब तीनों में कॉमन क्या है 1 2 और 3, मतलब तीनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं। तो ये सेट क्या बनेगा एम्प्टी सेट, या तो हम लोग इसे लिख सकते हैं नल इस लेटर के साथ। तो ये था आप लोग को a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c और a यूनियन b यूनियन c। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं और इसे भी फटाफट से देखते हैं क्या दिया होगा।
अब यहाँ पर तीन चीजें, एक है ए, एक है बी, एक है सी। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ लेटर्स फ्रॉम द वर्ड्स कॉलेज, मैरिज एंड लगेज। तो पहले मैं ए की बात करता हूं। ए के अंदर क्या दिया हुआ है? ए के अंदर जो दिया हुआ है ना, वो लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलेज के। अब कॉलेज को देख लेते हैं। कॉलेज के अंदर क्या आ रहा है? सी आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है। एल दो बार आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। ई आ रहा है और जी आ रहा है। बात करी जाए बी की, तो बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ मैरिज। एम आ रहा है, फिर ए आ जाएगा, एक बार आर, फिर आई, फिर उसके बाद ए तो हो चुका है दोस्तों, फिर लिखेंगे हम लोग जी और लास्ट में लिख देंगे ई। सिंपल है, मैरिज एम ए आर, आई ए हो चुका हुआ है, जी और ई लिख दिया। अब बात करी जाए लेटर सी की, तो सी के अंदर क्या क्या आ रहा है? लगेज। तो एल आएगा, यू आएगा, जी आएगा, फिर ए आ जाएगा और फिर जी हो चुका हुआ है इसलिए ई आ जाएगा। इस तरीके से अपन ने क्या लिख दिया? ए बी सी के सेट बना लिया। हमें क्या वेरीफाई करना है? ए माइनस बी यूनियन सी। तो उसमें सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेता हूं। तो बी यूनियन सी क्या होगा देखते हैं फटाफट से। बी और सी को कंबाइन करते हैं। अब बी के अंदर क्या हमारे पास? एम है, आर है, एम है, ए है, आर आई ए जी ई है, और तो एम लिख लेता हूं। ए इसके अंदर आता है, ए एक ही बार लिखूंगा मैं, ए हो गया। आर इसमें आ रहा है क्या? नहीं, आर तो इसमें आ रहा है, आर हो गया। आई दोनों में आ रहा है क्या? नहीं, सिर्फ आई इसमें आ रहा है, आई इसमें लिख दूंगा। जी देखूंगा, जी दोनों में भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर जी लिख दूंगा। ई दोनों में भी आ रहा है तो ई दोनों में भी लिख दूंगा। और यूनियन करना है तो मुझे पता है इसके एलिमेंट्स भी लिखने पड़ेंगे, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एल और यू भी लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा बी यूनियन सी बन गया। अब बात करी जाए एलएचएस की, तो एलएचएस में हमें क्या दिया हुआ है? ए माइनस बी यूनियन सी। तो ए में से बी यूनियन सी को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो मतलब क्या होता है कि ए के अंदर जो बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको माइनस कर दो, तो ए के अंदर से एलिमेंट को माइनस करना है। तो क्या ए और बी यूनियन सी में सी आ रहा है? जी बिल्कुल नहीं, तो सी आ जाएगा। अब उसी के साथ साथ देखो क्या दोनों में ओ आ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ पर ओ भी आ जाएगा। बात करते हैं एल की, देखो यहाँ पर एल आ रहा है तो एल नहीं आएगा, सी और जी भी आ रहा है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया? सी और ओ आ गया। अब आरएचएस को देख लो फटाफट से। आरएचएस में क्या चाहिए हमें? आरएचएस में हमें चाहिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो पहले हम लोग निकालेंगे ए माइनस बी को निकालेंगे। अब ए माइनस बी निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ए और बी को आप लोग देखो। अब ए के अंदर सी है तो ए के अंदर सी लिख दो, इसमें सी नहीं आ रहा, उसी के साथ साथ ओ दोनों में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले मैं इसमें लिख दूंगा ओ। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या इन दोनों में एल आ रहा है? दोनों में भी क्या एल है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो एल भी इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ई इसके अंदर तो ई और ई कैंसिल, जी इसके अंदर जी और जी कैंसिल, तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को ये एलिमेंट मिलेगा। बी के एलिमेंट लिखना नहीं होता है। बात करी जाए ए माइनस सी की, तो सेम इसी तरीके से इसको भी लिखा जाएगा। अब ए को देखो, ए के अंदर क्या सी ओ एल ई जी है और सी के अंदर क्या एल यू जी ई है, तो देखो यहाँ पर क्या कैंसिल? ई और जी चला गया और ई और जी चला गया, सी ओ एल, एल चला गया यहाँ से और एल चला गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ सी ओ बच जाएगा। तो ए माइनस सी अगर मैं लिखना चाहूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलेगा सी ओ। हमें क्या निकालना है? ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। चलो देखते हैं, सबसे पहले आरएचएस में क्या निकालना है हमें? ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, इंटरसेक्शन ए माइनस सी। अब आप लोग ही देख लो, ए माइनस बी और ए माइनस सी का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालू तो दोनों में कॉमन क्या है? सी और ओ। यहाँ पर लिखूंगा सी कॉमा ओ। तो आप लोग ही देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों भी इक्वल आ गए, और जब इक्वल आए देयरफॉर क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, देयरफॉर वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन देख लिए। तो मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगे। विद बेसिक्स अपन ने सारी चीजों को यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। होप ये 4 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे इसके आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।